प्रोबेबिलिटी में हम अब बात करते हैं बेस थ्योरम की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर जो थ्योरम हमने इससे पहले पढ़ा दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, वो अगर आपको समझ में आ गया तो ये थ्योरम समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है उसी के जैसा स्टेटमेंट इसका। इफ यू हैव सम इवेंट्स E1 E2 so on up to En which are first of all mutually exclusive, that means अगर कोई भी दो इवेंट्स का आप इंटरसेक्शन करेंगे तो वो फाई आ जाएगा, वेयर आई जे इक्वल टू 1 2 3 so on up to n। इसके अलावा जो इवेंट्स हैं वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, दैट मीन्स सबका जो यूनियन है वो मिला के पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो उस केस में इफ वी हैव अनदर इवेंट ए विच इज other than these E1 E2 so on up to En but associated with this E1 E2 so on up to En, तो कल हमने बात करी थी कि तो उस केस में इस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अकरेंस ऑफ दिस ए विल बी Pe1 Pa upon E1 plus Pe2 Pa upon E2 in the similar way Pen Pa upon En। तो इसी को हम अगर समीशन फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n Pei Pa अपॉन Ei। तो अगर ये तो प्रोबेबिलिटी है इस इवेंट के अकरेंस की, जबकि ये इन सब से एसोसिएटेड है। अगर इनमें से किसी इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, जबकि ये इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, कोई इवेंट ई के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो इट विल बी, जो ये निकलेगा दैट विल बी Pe Pa upon Ek divided by this whole Pa। This is बेस थ्योरम, ये है बेस थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या है, जो एडिशनल इवेंट था ए, जो इन सब में से नहीं था लेकिन इनसे एसोसिएटेड था, तो उसके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी हम इनके बिहाफ पे निकाल रहे थे। अब इस केस में बेस थ्योरम में हम क्या कर रहे हैं, इनमें से किसी इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कब, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कब, जबकि ये इवेंट ए ऑलरेडी अकर हो चुका है। अब हमें ये समझना होगा यहाँ पे कि हम इस बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स ड्यूरिंग दैट सफलिंग 2 कार्ड्स ड्रॉप्ड, कोई 2 कार्ड गिर गए। अब हमें ये निकालना है कि जब हमने 2 कार्ड गिर गए या कोई एक कार्ड गिर गया, और जब हम उन बाकी बचे हुए कार्ड में से कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो उस कार्ड के डायमंड के होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपने निकालनी हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इवन आप लिख लेंगे कि ड्रॉप्ड कार्ड, जो कार्ड गिरा, ड्रॉप्ड कार्ड इज ऑफ डायमंड। आपने मान लिया कि जो कार्ड गिरा वो डायमंड का था। E2 आपने ले लिया, ड्रॉप्ड कार्ड इज ऑफ स्पेड। E3 आपने ले लिया, ड्रॉप्ड कार्ड इज ऑफ दैट क्लब। E4 आपने ले लिया, ड्रॉप्ड कार्ड इज ऑफ हार्ट। ए हो गया कि जो ड्रॉन कार्ड इज ऑफ डायमंड। तो अब आपको निकालना क्या है, Pe1 अपॉन ए, कि जो निकला हुआ कार्ड है वो डायमंड का है। उस केस में आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कार्ड गिरा था वो भी डायमंड का था, यानी कि Pe1 Pa अपॉन E1 डिवाइडेड बाय Pe1 Pa अपॉन E1 प्लस Pe2 Pa अपॉन E2 प्लस Pe3 Pa अपॉन E3 प्लस Pe4 Pa अपॉन E4। अब कंडीशन क्या आएगी, देखिए कुछ इस तरीके से हम करेंगे। अब हमें समझना होगा, सबसे पहले Pe1, जो कार्ड गिरा वो डायमंड का था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उन 13 कार्ड जो डायमंड्स के उनमें से कोई कार्ड होगा, यानी कि 13/52 यानी कि 1/4। अब जब डायमंड का कार्ड गिर गया उस केस में जो ड्रॉन कार्ड है वो भी डायमंड का ही निकले, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 12/52, 12/52। क्यों, क्योंकि एक कार्ड ऑलरेडी गिर चुका है डायमंड का। अब डायमंड के जो कार्ड दिस वन 12/51, क्योंकि
कार्ड बचे हैं आपके पास और 51 और उनमें से एक निकलना है, तो उन 12 बचे हुए कार्ड में से निकलना है। इधर क्या होगा 1/4 इंटू 12/51 प्लस नेक्स्ट वाले के लिए 1/4 इंटू 13/52 प्लस 1/4 इंटू 13/51। ये जो आएगा ये 3 बार आ जाएगा 1/4 इंटू 13/51। अब देखिए टोटल ओवरऑल में क्या आ गया आपके पास, ये 451 सभी में कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया 12/12 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, तो 12/39 प्लस 12 51, तो 12/15 3 से अगर आप कट करेंगे तो 3 4 या 12 3 17 यानी कि 4/17 आ जाएगा। तो यानी कि जो ड्रॉप कार्ड है वो डायमंड का था, उस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/17 आ गई। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बेस थ्योरम अगर आपको समझ में आ जाए तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है।